क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन। पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन का परिभाषा जान जाएं। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ अभिक्रिया शब्द है। अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह केमिकल रिएक्शन कहलाता है। या कोई पदार्थ टूटकर यदि नए पदार्थ का निर्माण करता है तो भी उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे कि हम लोग मान लें जस्ता, जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बनाएगा जिंक ऑक्साइड, तो यह हो गया जिंक ऑक्साइड। तो हम लोग बोलेंगे जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। यह केमिकल रिएक्शन है। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस तरह से यह केमिकल रिएक्शन हो गया, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को संकेत, सिंबल या और फॉर्मूला, संकेत या सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल इक्वेशन है। एक्चुअली रिएक्शन यह हुआ, सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। जब इसको हम लोग संकेत या सूत्र, सिंबल या फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, Na+Cl2 बना NaCl, यह वास्तव में केमिकल इक्वेशन कहलाया। बोलचाल में हम लोग दोनों ही को यूज करते हैं। बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं, इसको भी रिएक्शन बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में यह केमिकल इक्वेशन है और यह केमिकल रिएक्शन। अर्थात जब हम लोग लैंग्वेज में, भाषा में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, और जब सिंबल के रूप में, फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे जिंक प्लस ऑक्सीजन Zn+O2, जिंक ऑक्साइड बना ZnO। अगर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को हम लोग समझ गए। केमिकल रिएक्शन कहते हैं जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज में, और उसी को जब हम लोग फॉर्मूला और सिंबल में लिखेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें हम लोग बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन आता है कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। तो बैलेंस इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। बैलेंस इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों ओर के सारे परमाणु समान हों तो उसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl 1 है, इसको 2 बनाने के लिए पीछे लगाए, इस तरह से Cl 2 हो गया
अब यहाँ Cl 2 हो गया, लेकिन Na भी इससे 2 हो गया, यहाँ 2 लगाएंगे तो Na भी 2 हो जाएगा। और इस तरह से यह सोडियम 2 सोडियम 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सभी एटम्स समान हैं, इसलिए ये बैलेंस समीकरण, बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के एटम्स हों, वह अगर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित समीकरण किसी भी चीज के लिए लाभकारी है। अगर हम लोग संतुलित समीकरण नहीं लिखेंगे तो भार की दृष्टि से, मोल की दृष्टि से, अणु की दृष्टि से हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सोडियम का 2 परमाणु, क्लोरीन के 1 अणु, सोडियम के 2 अणु भी बोल सकते हैं, या सोडियम के 2 अणु। तो यहाँ पर सोडियम का अणु कहना ठीक नहीं है, 2 परमाणु, क्लोरीन के 1 अणु आपस में अभिक्रिया कर 2 अणु सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस तरह से यह पता चला कि कितने अणु अभिक्रिया कर रहे हैं। फिर हम लोग इससे यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका अगर भार की दृष्टि से लें तो हम लोग देखेंगे सोडियम का भार 23 ग्राम, 23 गुना 2, क्लोरीन का 35.5 ग्राम गुना 2, और यह सोडियम का इतना। इस तरह हम लोग देखते हैं कि कितना ग्राम किससे रिएक्शन कर कितना प्रोडक्ट बनता है, अर्थात भार के विचार से हम लोगों को तुलना करना आसान हो जाता है। इस तरह से संतुलित समीकरण लाने से सभी चीज ठीक ठीक प्राप्त होता है। आते हैं कुछ विभिन्न तरह के रिएक्शन को पहले देखें। इस चैप्टर में मेन बात यह है कि अलग अलग तरह के रिएक्शंस को जानना है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ ही है जोड़ना। तो इसको अगर डिफाइन करें हम लोग तो कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यह संयोजन अभिक्रिया को हम लोग लिख सकते हैं, अभी एग्जाम्पल दिए थे, Zn + O2 बन गया ZnO। जिंक ऑक्साइड सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्शन करेगा, बना देगा सोडियम क्लोराइड। बैलेंस रिएक्शन ले अगर तो यहाँ Zn, यहाँ Cl2 है, Cl को 2 किए, Na को 2, K + Br2 यह बन जाएगा KBr, यहाँ 2 लगाएंगे। Al + O2 यह बन जाएगा Al2O3, ये बहुत ही सिंपल, ये 2 लगाए और यहाँ पर 4, यहाँ 3 लगाए। इस तरह से यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक संतुलित अभिक्रिया यहाँ दिया गया है। इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन और भी दिया जा सकता है। परीक्षा में 2 तरह से क्वेश्चन रहता है। एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो उसका आंसर हम लोग देंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता है
तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इससे एक क्वेश्चन ऐसे रहता है, एक रिएक्शन दे देगा, कहेगा पहचाने यह कैसा रिएक्शन है। तो हम लोग इसको अगर रिएक्शन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, दो मिल के तीसरा बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। और इस तरह से हम लोग बहुत सारा रिएक्शन बनाए थे, उसमें हम लोग देख लेंगे। कॉम्बिनेशन जो सीधे जुट करके नया पदार्थ बना रहा है, इसमें हटने की कोई बात नहीं है, सीधे सीधे जुट जाना है। चलते हैं 2 नंबर में। संयोजन जब है, संयोग है, तो वियोग भी होगा, अर्थात हटेगा भी। संयोजन के बाद हम लोग दूसरा नंबर लेंगे वियोजन। संयोजन माने जुटना, वियोजन माने टूटना। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग अपघटन भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। और जस्ट ये संयोजन का उल्टा है। जब संयोजन में देखे दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन इसमें है जब कोई बड़ा पदार्थ, भारी कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक हल्के कंपाउंड का निर्माण करता है, हल्के अणु का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहेंगे अपघटन या वियोजन। जब कोई एक अणु टूटकर दो या दो से अधिक अणु का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर ले लेते हैं हम लोग NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग हीट करते हैं अगर, तो यह हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस तरह से इसमें अपघटित हो जाता है। यहाँ 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से यह सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सामान्य रूप से हम लोग KClO3 ले लिए, KClO3 को हीट करेंगे, ये हो जाएगा KCl प्लस O2। ये यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 कर दिए, ये बैलेंस हो गया। जनरली उच्च ताप वगैरह पर यह सभी डिकम्पोज होता है। विशेष कंडीशन में जितने भी संयोजित कंपाउंड हैं वह भी टूट जाता है, और फिर इस तरह से, जिस तरह से Mg और O संयोजन होकर के MgO बनाया, तो MgO भी अपघटित होकर Mg प्लस O2 बनाया। लेकिन इन सब में ताप और प्रेशर आदि कुछ विशेष स्थिति का होना जरूरी है। तो इस तरह से वियोजन का मतलब है बड़े या भारी अणु जब टूटकर दो या दो से अधिक हल्के अणु में परिवर्तित होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हालांकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पार्ट वाइज कर दें अगर, तो एक होता है हीट डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एक ऊष्मा देने पर वह टूट जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट अगर देंगे तो भी वह डिकम्पोज होगा। जैसे कि यह ऊष्मा के कारण, गर्मी देने के कारण ये टूटा, तो इस रिएक्शन को हम लोग हीट डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन, हीट डिकम्पोजिशन। ये ऊष्मीय अपघटन भी कहलाएगा। अपघटन तो है ही, लेकिन अपघटन में ये स्पेशल केस है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा देने पर अगर टूटता है तो उसको हम लोग कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। साथ ही
अगर हम लोग इसमें कुछ पदार्थ इलेक्ट्रिक करंट देने पर भी टूट जाता है, वह हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जब करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिए Al2O3, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं लिक्विड अवस्था में, पिघले हुए अवस्था में, यह द्रवित होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पास करते हैं अगर, तो यह Al और O में टूट जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट देने पर यह आयनित होता है, आयनाइज्ड हो जाता है। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके बनाया है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन +3 और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, अब एल्युमिनियम है यहाँ 2 और यहाँ 3, यह आयन के रूप में टूटेगा। क्योंकि यह आयनित अवस्था में करंट देने पर यह आयनित हो जाता है। अब यह चीज अगर हम लोग पूरा रिएक्शन लें तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए है, यह एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 3 ऑक्सीजन 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। ये छोड़ने पर यह O बन गया, इसका आयन समाप्त हो गया। अब यह 6 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़कर रखा था, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये अगर ग्रहण कर लेगा तो ये इस तरह से एल्युमिनियम बन जाएगा, इसका भी आयन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से एल्युमिनियम, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसलिए यह कैथोड पर जमा होने लगेगा, कैथोड में ये एल्युमिनियम मिलने लगेगा। और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये अस्थायी एलिमेंट है O, ये तुरंत दूसरे ऑक्सीजन से भेंट करके ये O2 बना देगा। O के रूप में ये रहता नहीं है, बहुत ही अल्प समय में, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये तुरंत दूसरा ऑक्सीजन खोजेगा और O2 बना देगा और ये एनोड की ओर कलेक्ट होने लगेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो अभिक्रिया, जो टूट होता है, ये डिकम्पोज होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2 तरह से हो गया, हीट डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यह, हालांकि यह भी डिकम्पोजिशन, हीट वाला भी डिकम्पोजिशन, लेकिन अगर स्पेशल नाम दें तो हीट डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इस तरह से डिकम्पोजिशन देख लिए हम लोग। अब तीसरा आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हिंदी अगर जाने हम लोग तो विस्थापन अभिक्रिया, यह विस्थापन अभिक्रिया है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। जैसे K और HCl से रिएक्शन अगर होगा तो यह K इस HCl के Cl को ग्रहण कर लेगा और यह बना देगा KCl और H2। इसको बैलेंस करें अगर तो इस तरह से करना होगा। अब हम लोग ये क्या देखें इसमें कि कोई एक अणु, परमाणु या रेडिकल, कोई एक परमाणु किसी दूसरे यौगिक के एक परमाणु को विस्थापित कर या एक परमाणु को ग्रहण कर नए तत्व का, नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। या वर्ड के अनुसार अगर देखें
तो कोई रेडिकल या परमाणु दूसरे यौगिक के एक रेडिकल को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है। ये हाइड्रोजन को धक्का मार के हटा दिया और उसके जगह में बैठ गया। इस तरह से उसको विस्थापित कर, डिस्प्लेस कर उसके जगह में यदि बैठ जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन को फिर से सुने कि कोई एक परमाणु या रेडिकल दूसरे यौगिक के परमाणु या रेडिकल को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन को एकल विस्थापन भी कहेंगे क्योंकि एक रेडिकल एक दूसरे यौगिक के एक रेडिकल को भगाकर बैठता है, इसलिए इसका नाम एकल विस्थापन भी हो सकता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। Na अगर MgO से रिएक्शन करेगा तो Mg को ये धक्का मार के भगाएगा और Na2O प्लस Mg बनाएगा। यह सीनियरिटी पर आधारित होगा। जो अधिक ताकतवर होगा वो कम ताकतवर वाले को से दूसरा रेडिकल को ले लेगा और उसको भगा देगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में जब लोहा को डालते हैं तो क्या करता है, यह FeSO4 बना देता है और कॉपर बाहर। CuSO4 नीला रंग का होता है, ये हम लोग इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, नीला रंग का। और यह आयरन, जब ये FeSO4 बना इसका मतलब है, इससे यह भी साबित होता है रिएक्शन होने पर कि यह Fe कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है। ये कैसा समझें कि कॉपर के पास कुछ धन SO4 है और Fe आया तो Fe अधिक ताकतवर है तो कॉपर को धक्का मार दिया और SO4 को अपने निकट ले लिया। यह तब होगा जब वह अधिक ताकतवर होगा। जैसे पोटेशियम H से अधिक ताकतवर है इसलिए H को भगा दिया। सोडियम Mg से अधिक ताकतवर है, रिएक्शन करने में अधिक ताकतवर है इसलिए Mg को भगा दिया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए। उसी तरह से ये बना, इसकी हरे रंग का होता है और इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन विट्रियोल, हरा कशिश। क्वेश्चन आता है इसमें कि कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले विलयन में लोहा डालने पर उसका कलर क्यों बदल जाता है, तो उसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट का नीला विलयन में जब हम लोग लोहा डालते हैं तो रिएक्शन करके ये बना देता है फेरस सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है और इस तरह से विलयन का कलर चेंज हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन यह भी आता है, कैसे साबित करेंगे कि कॉपर सल्फेट से लोहा अधिक क्रियाशील है। तो इस रिएक्शन को देंगे और दिखाएंगे कि कॉपर सल्फेट लोहा से रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को बाहर करता है। इससे पता चलता है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोई एक एलिमेंट दूसरे से अधिक क्रियाशील है, उसके लिए हम लोगों को इसी तरह का रिएक्शन बनाकर दिखाना होगा और देना होगा। तो यह हम लोगों का सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको हम लोग एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कहते हैं उभय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट
डबल का मतलब हो गया उभय विस्थापन। डबल का शुद्ध शाब्दिक हिंदी करें तो ये द्वि भी हो सकता है, द्विविस्थापन। तो शब्द से ही पता चल रहा है उभय का मतलब हो गया दोनों या दो। इसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों तरफ, दो तरफ कंपाउंड लेना होगा, रेडिकल या एलिमेंट नहीं। यह अगर इस तरह से कोई कंपाउंड लिए, सोडियम क्लोराइड और HBr, ये सोडियम क्लोराइड और HBr दो कंपाउंड अगर है तो इधर भी दो रेडिकल, इधर भी दो रेडिकल। इसमें जो है सोडियम से ब्रोमीन को लिया, ऐसा समझें कि ये प्लस रेडिकल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी वैलेंसी के अनुसार बनाने की सुविधा के लिए। तो सोडियम प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस वाले को ग्रहण कर लेगा, पकड़ लेगा सामान्यतः, यह बना देगा इस तरह से सोडियम ब्रोमाइड। और फिर यह H इस Cl को गेन करके बना देगा HCl। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक कंपाउंड का रेडिकल दूसरे कंपाउंड के रेडिकल से अदला बदली, यह इससे और यह इससे। तो डेफिनेशन क्या देंगे, जब किसी दो यौगिक, दो कंपाउंड्स के रेडिकल एक दूसरे रेडिकल का अदला बदली कर कंपाउंड का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें इस तरह से रिएक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के पलटा पलटी करके रिएक्शन बनाएगा। अगर हम लोग ले लें ZnO प्लस KBr, यह KO को एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा K2O प्लस ZnBr2। NaCl प्लस CaO या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना देगा, यानी इस CO3 रेडिकल को पकड़ेगा, Na2CO3 प्लस CaCl2। इस तरह से दोनों तरफ से पलटा पलटी कर जब रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा जहाँ भी दिखे, जैसा कि हम पहले ही बता चुके, क्वेश्चन पूछने का तरीका, एक तो डायरेक्ट पूछता है डिफाइन डबल डिकम्पोजिशन। जब डिफाइन करने बोलेगा तो कम से कम एक रिएक्शन जरूर देना है। कभी पूछता है डबल डिकम्पोजिशन का दो रिएक्शन लिखें, डिफिनेशन नहीं देना है, सिर्फ रिएक्शन, तो रिएक्शन दे देंगे। या कभी दे देगा, रिएक्शन दे देगा, कहेगा पहचाने कौन डबल डिकम्पोजिशन है, कौन सिंगल डिकम्पोजिशन है, इस तरह से पहचानने के लिए दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यह डिकम्पोजिशन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग इस तरह से देखते हैं। यह डिकम्पोजिशन नहीं है, बोलने में भूल भी है उधर, यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग चौथा अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं। उदासीनीकरण।
अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण का मतलब है कोई भी रिएक्टिव चीज को उसके रिएक्टिविटी को समाप्त कर देना, उदासीन कर देना। जैसे कि हम लोग इसमें लेते हैं एसिड। एसिड एक रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव कंपाउंड है। यह किसी चीज से अभिक्रिया कर उसके गुण को बदल देता है। उसी तरह है बेस, ये इसका अपना एक गुण है। ये एसिड और बेस ये अपना अपना गुण लेकर के है। ये स्वाद में खट्टा होता है, अगले चैप्टर एसिड बेस में पढ़ेंगे। ये कड़वा होता है। अब जब कभी एसिड और बेस को मिलाया जाता है, एसिड और बेस की अभिक्रिया कराई जाती है, तो यह नया चीज सॉल्ट बनाता है। तो एसिड और बेस अभिक्रिया करके सॉल्ट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो निर्माण होता है, इसमें ना तो एसिड का गुण होता है ना बेस का गुण होता है, ये दोनों ही गुण समाप्त हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड अगर हम लोग ले लिए, HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है सिंपल रूप में, तो यह सोडियम, हालांकि यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह काम करेगा। यह इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। HOH को पकड़ेगा, बना देगा H2O। अगर हम लोग देखते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ में ये एसिड और बेस है, उसके प्रॉपर्टीज को समाप्त कर ये सॉल्ट बनाता है। इसलिए ये एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर उसके एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देता है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस की अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर H2SO4 को हम लोग रिएक्शन कराएं KOH से, तो यह हो जाएगा K2SO4 और H2O। हालांकि रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, तो इस तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों को इस तरह से बनेगा। यह हमेशा सॉल्ट का निर्माण करेगा। यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, याद रखना है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला रिएक्शन ले लें, लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन शब्द से ही पता चल रहा है ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कंपाउंड में लाइट पड़ने पर, प्रकाश पड़ने पर वह अभिक्रिया करता है, उसे हम लोग लाइट रिएक्शन कहेंगे। लाइट से रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बना देता है। इसी तरह से अगर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड लें, तो यह सनलाइट में या और भी लाइट में यह सिल्वर और ब्रोमीन धीरे धीरे टूटकर अलग होने लगता है। और टूटकर ज्यों-ज्यों यह अलग होता है, दूर जाता जाता है एनर्जी गेन करके,
ये धीरे धीरे धूसर रंग का या ब्लैकिश होने लगता है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज हम लोग करते हैं फोटोक्रोमिक ग्लास में। चश्मा जो लोग पहनते हैं वो जानते होंगे कि धूप चश्मा, उसमें जो जो धूप में जाते हैं हम लोग, वह धीरे धीरे काला होने लगता है। यह इसी से होता है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड पर जब सनलाइट पड़ता है तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग होने लगता है। यह डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा अणु का दोनों के बीच, यह उतना ही काला होता चला जाएगा। और फिर जब वो छांव में जाते हैं तो ये फिर आपस में मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड बना देता है, फिर से वो वाइट हो जाता है। इस तरीके से यह लाइट रिएक्शन है। एक अच्छा एग्जाम्पल जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यह इससे अभिक्रिया कर ग्लूकोज बनाता है और O2 देता है और वेपर भी क्रिएट करता है। इस तरीके से यह भी एक सनलाइट में, लाइट में होने वाला एक अभिक्रिया है। इस तरह से बहुत सारा अभिक्रिया जो कि लाइट जाने पर होता है उसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। वे रिएक्शन जो लाइट की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। आज यहीं तक छोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम लोग अगले दिन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उस पर चर्चा अगले क्लास में करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आगे 10th के साथ साथ आगे के लिए भी।